आज दिनांक 24 मई 2022 को तालुका विधिक सेवा समिति सूरतगढ़ के तत्वाधान में एक विधिक शिविर का आयोजन जाट कन्या छात्रावास में किया गया। विधिक शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव गजेंद्र सिंह तेंगुरिया, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री निखिल जी गोयल व अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री साक्षी भांभू व अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद कुमार उपस्थित रहे। विधिक शिविर का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना व शोषित पीड़ित वर्गों, मजदूरों को उनके अधिकारों विधिक सहायता की जानकारी प्राप्त करना रहा। विधिक सेवा समिति के सचिव सहायक नसीब खान ने बताया कि कन्या छात्रावास के संरक्षक गंगाजल मील व अन्य सदस्यों द्वारा न्यायिक अफसरों व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सम्मानित करते हुए मेमोरेंडम व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जाट कन्या छात्रावास में आज पधारे हमारे बीच तीनों न्यायिक अधिकारी महोदय, एडीएम साहब, हमारे संरक्षक पूर्व विधायक गंगाजल मील साहब, अध्यक्ष साहब, प्यारी बच्चियों, आज हमारे बीच ये शिविर रखा गया है कानून के बारे में जानकारी देने के लिए, विशेषकर महिलाओं के बारे में। आपको अपने अधिकार का ज्ञान होना चाहिए, ये बताने आपके पास आए हैं। इसके साथ साथ मैं इनसे निवेदन करूँगा कि आप भी आज प्रतियोगिता की तैयारियाँ कर रही है, ये भी प्रतियोगिता फाइट करके आए हैं, उसके गुरु भी आपको कुछ बता के जाएं जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय इस संस्था के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि सारे अधिकारी महोदय भी पहली बार दफ़ा हमारे छात्रावास में आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। इस छात्रावास का निर्माण 1998 के आसपास शुरू हुआ था। 17 कमरे पहले बने, फिर दूसरे कार्यकाल में 17 कमरे और बने, और अकाल के दौर में ये चालू नहीं कर पाए। हमारे बीच दानवीर मामा साहब श्री गंगाजल मील साहब बैठे हैं। 2003 में हम इनके पास गए कि साहब आप दानवीर आदमी हैं, और हमारे बुजुर्गों की सोच थी कि यहाँ एक कन्या छात्रावास हो जो कम पैसे में बिना लाभ हानि के या बच्चों को शिक्षा लेने के लिए ऐसा एक छात्रावास बनाया जाए जिसमें बच्चों को गाँव ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को सुविधा मिले। इन्होंने कहा, अपनी शर्त रखी कि इस छात्रावास को अगर चालू करते हो तो मैं इस संस्था का अध्यक्ष बनना मंजूर करूँगा, पैसे की आप परवाह मत करो। ऐसे सज्जन तो हमें चाहिए थे। इन्होंने भरपूर सहयोग दिया और उसी वर्ष इसी छात्रावास को मूलभूत आवश्यकताओं की सभी चीज़ें पूरी करते हुए चारदीवारी बनवाई, सारे सामान इकट्ठे किए, चालू किया। 30 बच्चियों से चालू हुआ ये छात्रावास आज लगभग पौने 200 बच्चियों के साथ चल रहा है। सिर्फ 2,500 रुपये महीने के हम यहाँ फीस ले रहे हैं, जिसमें खाना पीना सभी सम्मिलित है, जबकि बाहर पीजी में 4505 रुपये ले रहे हैं और सुरक्षा का कोई नाम नहीं है। और इस संस्था की विशेष बात यह है कि इसमें चंदा या सहयोग सिर्फ हमारे समाज से रह जाता है, और बच्चियों की कोई हम जात पूछ के एडमिशन नहीं देते। पहले पाओ पहले आओ के आधार पर इसको हम एडमिशन दे रहे हैं। और कुछ बीपीएल परिवार की जो बच्चियां हैं उनकी आधी फीस हम माफ़ भी कर रहे हैं। जितना सहयोग ये समाज इन बच्चियों के साथ कर रहा है, हम आशा करते हैं कि आप समाज की सोच को आगे बढ़ाते हुए उच्च पदों पर पहुँचें और हमारी संस्था का नाम रोशन करें। जितने भी लड़कियां यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। कानून के बारे में अगर लड़कियों हम कानून की यहाँ पे जानकारी देने के लिए आपको आए हैं, तो आप ही के बारे में कुछ बात करते हैं। लड़कियों के लिए कानून में क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले देखा जाए तो आप यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, तो फ्री राइट टू एजुकेशन भी आपको प्राप्त है। इस रिगार्ड में राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, दैट्स ऑल्सो बिन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके आगे अगर हम बात करें तो जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां कहते हैं अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, क्योंकि एक लड़की 2 परिवारों को जोड़ने की कड़ी होती है। तो आप पढ़ेंगे तो आपकी जहां आप एक तो आप जिस परिवार में अभी है उसको शिक्षित कर पाएंगे, एक जिस परिवार में आप जाएंगे उसे भी शिक्षित कर पाएंगे। तो लड़कियों की शिक्षा सर्वप्रथम है, क्योंकि एक लड़की ही आगे समाज में लड़कियों के प्रति क्या व्यवहार रहना चाहिए वो एक लड़की ही आधारित करती है। जैसे कि आपकी मान लीजिए आपकी माता है, वही आपको सिखाती हैं भी लड़कियों को समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर वो शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप समाज को और भी शिक्षित कर पाएंगी। तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और आपके पास फ्री राइट टू एजुकेशन का भी राइट है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लड़कियों को बहुत सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इवन दो जैसे ईव टीजिंग हो गया, अगर आपको स्कूल में भी किसी के द्वारा अगर कोई टीज़ किया जा रहा है या ईव टीजिंग के कोई केसेस हैं, आप उनको भी
उनके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है, उनके विरुद्ध भी आपके पास लीगल राइट है। आईपीसी में भी प्रोविजंस कवर्ड हैं। तो उनके अगेंस्ट में भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आपकी जो वार्डन है आप उन्हें बताइए। अगर आपको कोई भी ऐसी अबनॉर्मल चीज़ लगती है, कोई भी वर्किंग स्टाफ अगर आपके साथ कुछ भी इस तरह की कोई भी हरकत करता है जो आपको एज ए गर्ल अगर आपको ऐसे लगता है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर मी, तो आप उस रिगार्ड में भी आप अपनी वार्डन को बता सकते हैं। उसके रिगार्ड में भी आपके पास आईपीसी में भी प्रावधान आईपीसी ऑल्सो देयर आर ऑल्सो बिन द प्रोविजंस इन द आईपीसी दैट ऑल्सो कवर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द वुमेन्स इन दिस रिगार्ड एज वेल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे लड़की है, लड़की को अपने पिता की संपत्ति में भी पूरा अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जितना एक बेटे को अपनी पिता की पैतृक संपत्ति में जितना अधिकार है उतना एक बेटी को भी है। तो आपके पास भी उतना ही लीगली वैलिड राइट है अपनी पिता की प्रॉपर्टी में जितना कि एक बेटे को होता है। तो ये हम नहीं मान सकते। तो जितना आपको राइट दिया गया है उतनी आपको जिम्मेदारी भी दी गई है। अगर बेटी का पैतृक संपत्ति पे अधिकार है तो बेटी को मेंटेनेंस करने का भी अधिकार है। वो अपने पिता को, अपने माता पिता को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगी। अगर वो बुजुर्ग हैं, वो नहीं कमा सकते और आप इतना कैपेबल हैं कमाने के लिए, तो आप उन्हें भी संभालें, ये भी आपका अधिकार है। पहले कहा जाता था भी एक बेटा पैदा हो गया सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। नहीं, अगर कानून आपको इतने सारे राइट्स देता है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी भी, लड़की हैं तो लड़की का एक विक्टिम कार्ड कभी भी मत खेलना भी मैं लड़की हूँ। लड़की को एज ए अपना हथियार मान के चलना भी मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक औरत हूँ। मुझे भगवान ने एक जीव को पैदा करने की शक्ति दी है, इतनी मुझे हिम्मत दी है, तो इतनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए मैं समाज के लिए कुछ करूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ। लड़कों से आप कहीं पे भी कम नहीं है। कानून में इतने अधिकार दिए गए हैं, आजकल तो लड़कियां लड़कों से ऊपर ही हैं। तो ये कभी भी मत कहिएगा भी हमें सप्रेस किया गया है, हम नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, समाज की सोच है वो धीरे धीरे बदलेगी। समाज हमसे ही बनता है, आपसे, मुझसे, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आपकी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनमें जितने भी जो भी यहाँ पे माननीय जितने भी मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितनों को भी मैं आज संबोधित कर रही हूँ, हम सब से ही समाज बनता है, हमारी सोच से ही समाज बनता है। अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे लड़कियों के प्रति, अगर हम उस सोच में चेंज लाएंगे, उनको ऐसे सिंपैथी की तरह ना देखते हुए उनको भी उतना ही हक, उतनी ही रिस्पेक्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाएगी। मैं यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी है उनको भी इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ, और जितने भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पुरुष बैठे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी भी respect the woman not because she is a woman, respect her because you are a man। आप आदमी हैं, अगर आप कहते हैं भी हम मर्द हैं तो इसलिए आप उन्हें भी उतना ही सम्मान दें। आई थिंक सभी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो इस चीज़ को करते हैं, इसीलिए आप सब यहाँ बैठे हैं, आपको ये इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और लड़कियों से भी मेरा यही कहना है भी आपको जो भी हक अधिकार कानून द्वारा दिए गए हैं उनका कभी भी दुरुपयोग ना करें, उनका सही से उपयोग करें, आपके फ़ायदे के लिए उनका उपयोग करते हुए किसी और के राइट्स और फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल जो भी उनको अधिकार दिए हैं उनको कभी भी हैम्पर ना करें। आपको मेंटेनेंस का भी राइट दिया गया है भी, अगर आप सक्षम नहीं हैं कुछ भी कमाने के लिए और आपके पास इतनी अपनी खुद की भरण पोषण के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग्स में लड़की को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, तो आपके पास वो भी अधिकार है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए गए हैं। तो आप जितने भी यहाँ पे अभी एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, आप भी अपना ये लक्ष्य लेके चलें, उन अधिकारों का सही उपयोग करते हुए आपकी जो मंजिल है आप उन्हें प्राप्त करें। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी सम्माननीय मंच पे जितने भी बैठे हैं, उन सभी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा भी कैसे लॉज का यूज़ किया जाना चाहिए और कैसे जो मशीनरी है, जुडिशरी है, जैसे पुलिस है, जुडिशरी है, वो सब आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। और आपको अगर किसी भी रिगार्ड में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कोर्ट में भी आ सकते हैं, आप पुलिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है बाल विवाह के रिगार्ड में,
तो ये भी एक अपराध है। अगर लड़की नाबालिग है, अगर उसका विवाह करवा दिया जाए, दैट्स ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ। तो अगर ऐसा कोई, अगर आप पे भी कोई प्रेशराइज कर रहे हैं और अगर आपको नहीं करना है, तो आप इस रिगार्ड में भी पुलिस को भी बता सकते हैं, कोर्ट में आके भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन के संबंध में, आप बहुत ही अच्छी जगह, इतनी अच्छी संस्था में आप एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं और इस एजुकेशन का पूरा फ़ायदा उठाइएगा और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे माँ बाप को हमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है। स्पेशली अगर एक लड़की होती है, उसके लिए माँ बाप चिंतित बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं ना, कई लड़कियां कहती है अभी मेरे भाई को तो बाहर जाने दिया जाता है और मुझे नहीं दिया जाता, मुझे घर में बंद करके रखते हैं। तो इसका क्या होता है, भी जो लोहा होता है उसे तो अपन ऐसे ही रखते हैं ना, कोई ताले वगैरह की ज़रूरत नहीं, लेकिन सोना होता है उसे तिजोरी में रखा जाता है, उसे बाहर बहुत ही बहुत ध्यान रखते हैं। तो लड़कियां माँ बाप के लिए सोना होती है, तो इसको ऐसे में लेके चलें। बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं आपके लिए, उनके जो आपकी चिंता है आपके प्रति, उसको आप अपनी एजुकेशन से उनको पूरा सेटिस्फाई कीजिएगा और अपने लक्ष्य को अचीव कीजिएगा। क्योंकि जब एक लड़की किसी भी फील्ड में आगे जाती है, अगर कुछ बनती है, तो उसके पिता और माता को जितनी खुशी होती है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं अपना बता सकती हूँ, जिस दिन मेरा आरजीएस का क्लियर हुआ था, मेरे पापा ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, बेटा आज मेरी 10 साल उम्र बढ़ गई। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कानून के रिगार्ड में किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एडीजे साहब गजेंद्र सिंह सर, संरक्षक जी गंगा जल मील जी, अध्यक्ष जी डॉक्टर दिलीप साहब, उपाध्यक्ष मोहनलाल डेलू जी, सचिव ओम चाहर, वार्डन श्रीमती संजू अरोरा, एडीएम साहब अरविंद जाखड़ जी, एजीएम साहिबा साक्षी भांबू जी और समस्त यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार जी। कानून संबंधी जानकारी तो आपको एजीएम साक्षी भांबू जी ने काफ़ी अच्छे से दी है। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है, जिस विषय में आपके सचिव साहब ने भी बात की थी इनिशियली, कि आप सभी यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और इसीलिए यहाँ पे आप आज यहाँ पे हाजिर हैं। हम सभी ने हमारे एग्ज़ाम्स की जब तैयारी की थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं पीछे जब मुड़ के देखता हूँ तो इस विषय में सोचता हूँ कि क्या मुझे शायद किसी ने उस समय बताई होती। तो आज मेरे को एक मौका मिला है कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकूँ। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा अपना लॉन्ग टर्म विजन रखिए कि मैं आज से कितने साल बाद क्या करना चाहती हूँ। अगर आपके पास ये गोल नहीं होगा तो आप जैसे एक रनर होता है, भले ही यूसेन बोल्ट हो, सबसे दुनिया विश्व में सबसे तेज भागने वाला आदमी उसेन बोल्ट है, अगर उसे भी भागने के लिए कहा जाए और आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो भी वो लास्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो दिशा से भटक जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी दिशा में आप ये सोच लीजिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, अगर वो डायरेक्शन लेस होगी तो वो मेहनत कहीं नहीं जा रही है। पहली चीज़, सबसे पहले आप अपना गोल बनाइए। आज के समय में बहुत ही अभी महत्वपूर्ण टॉपिक चलता है स्टूडेंट्स के विषय में खासकर, कि हाउ टू प्रिजर्व फोकस इन दिस डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड। इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल हाथ में जैसे ही कोई भी, इतनी ज़्यादा आसान हो गई है रिसोर्सेज। वही वाली बात है, बून और बेन, वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप देखेंगे मोबाइल को तो आप सोचेंगे उससे कितने ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, आप और भी एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं मोबाइल पे। यूट्यूब चैनल खोलिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप शायद कोचिंग में भी जाएंगे वो वहाँ नहीं प्राप्त होगी। पर होता क्या है, जब हम 5 मिनट वो वीडियो चलाते हैं हम कुछ और देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि अगर आपका लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है और दिशा नहीं है तो वो समय सारा आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने दिशा में पहले अपना गोल सेट कीजिए। जो भी आपको टॉप 3-4 गोल्स हैं आपके कि मैं लाइफ में ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, जो भी आपके ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, प्लान ए प्लान बी, और उस दिशा की ओर आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, डिसिप्लिन रहिए कि दिशाहीन मत होइए। हम जब कोर्ट में आप बैठते हैं तो अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की बात कर रहा हूँ, पर अधिकतम हमारे पास जो केसेस आते हैं वो यहाँ के कोचिंग स्टूडेंट्स के कारण और लिटिगेशन उस तरह की आती है जिसमें बच्चे जो हैं वो आते यहाँ पढ़ने के लिए हैं पर कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो आप सब
जब एक साथ ये पूरी संस्था आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रही है, आप सब लोग एक दूसरे की कड़ी बनिए। एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई बच्चा कभी भटक भी जाता है तो दूसरे का उसको सहारा मिलने से वो उस बैकग्राउंड से कभी बाहर नहीं आ पाता। तो कोशिश करिए आप सभी एक दूसरे का बहुत ही आप उसे सपोर्ट कर सकें। जहाँ तक कानून की बात है, बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे प्रावधान हैं आप सभी के सपोर्ट के लिए। आप चाहे तो आप अपने पिता से खर्चा मांग सकती है, जिसमें से बाल विवाह, कभी बचपन में शादी हो जाती है, 18 साल के बाद भी उम्र में पढ़ना चाहती हैं, पति से इस चीज़ पे इश्यूज होते हैं, तो वो खैर आपका सामाजिक विषय है कि आपकी किस उम्र में शादी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। पर मेरा एक व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम जो हमारे पास केसेस वगैरह भी आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि बच्चियां जो है वो पढ़ी हुई नहीं होती है, तो उसको वो प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है अपने पति की, अपने ससुराल की। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पढ़ी हुई नहीं है और वो खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि एक बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, भले ही वो नौकरी करे या ना करे, पर वो सक्षम होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब लोग इस विजन के साथ काम करिए, इस गोल के साथ काम करिए कि मैं आगे चलकर कुछ बनना चाहती हूँ, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बाकी आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इस संस्था को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और इनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वह इस समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के लिए एडीएम साहब श्रीमान अरविंद कुमार जी तेजा जी जाट संस्थान सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित श्री गंगाजल जी मीर साहब संरक्षक, डॉक्टर दिलीप जी शाख साहब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष डेलू जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह जी तेनगरिया साहब एडीजे साहब, निखिल गोयल एसीजेम साहब, सुश्री साक्षी बांबू जेएम, उपस्थित स्टाफ, सबसे पहले तो मैं आज सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे को बहुत कम समय हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए और आपने मेरे को मौका दिया इसमें विधिक साक्षरता जो शिविर है इसमें भाग लेने का। मैं बच्चों से मुखातिब होऊंगा। सबसे जो बड़ी चीज़ क्या है आज के युग में, ज्ञान। जितना आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज इज पावर, चाहे वो विधिक नॉलेज हो तो और भी बेटर है, बट ज्ञान होना चाहिए। आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आप सोचना चाहिए। और जैसा कि जेएम साहब मैडम साक्षी ने कहा, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, राइट टू एजुकेशन है। बच्चों को हर जगह संरक्षण है, कहीं कमज़ोर नहीं है। आज समाज में इक्वालिटी का दर्जा है, कोई भी जेंडर के आधार पे बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आज कोई लड़की सर्विस करती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम अदर्स एंड स्टेट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइंस इशू की थी, जो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से मशहूर है और जो हर सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट कार्यालय के अंदर लागू है। आपको संरक्षण है उसमें, आपकी जो भी है, जो मोस्ट सीनियर वीमेन है उसकी चेयरपर्सन है, और कोई भी आपके साथ हैरेसमेंट होता है तो आप उसकी कंप्लेंट उस समिति में कर सकते हैं और उसमें आपका न्याय मिलेगा। आप ज्ञान जो जरूरी है, एक टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग मत कीजिए। समय है, समय आपने देखा है बेटियों कैसा होता है, समय देखा है आपने कभी? समय किस तरह का होता है? समय गंजा होता है, आगे से तो आगे बाढ़ होते हैं, उसके पीछे से बिल्कुल गंजा होता है।
अगर आपको शुरू में उसको आपने पकड़ लिया ना आगे से, तो आप कंट्रोल कर लोगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। मैं वो कर लेती, मैं ये कर लेती, उस समय मैं पढ़ लेती तो ठीक रहता, मेरे को अच्छा मिला था, हॉस्टल भी मिला था, संस्था ने अच्छी जगह भी दी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ नहीं पाई। अपॉर्चुनिटी की खुद की चौकीदारी खुद को करनी पड़ेगी, और किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं है। जैसे मोबाइल है, ये पूरा वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, आप इसका दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग बहुत है, सदुपयोग करेंगे तो एजुकेशन भी बहुत है। आज गूगल है, उस पर आप हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। हमारे समय में किताबें ढूंढ ढूंढ के, जब मैं निकला था आज से 25 साल पहले आरएस में, तो हमारे समय में ना तो कोई गूगल था ना कंप्यूटर था, हमारे पास लाइब्रेरी थी खाली, और हम उसी में से जा जा के पढ़ते थे। और वो भी कोई गाइडेंस, किसी को कहते आरएस, अरे क्या करेगा, तो उसमें पास ही नहीं हो सकता, तो छोड़ दे इसको। सभी जगह हमारे को निराशा मिलती थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास किया, आगे से आगे किया, तो आज इस मुकाम पे है कि 25 साल की मेरे को सर्विस होते हुए मैं एडीएम के पद पे हूँ। तो आपको कभी भी निराश नहीं होना, आपको कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी, पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना है, यही मूल मंत्र है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, मैं एडीजे साहब का पुनः कि आपने मेरे को मौका दिया, जेएम साहब का, संस्था प्रधान का, सभी का थैंक यू। जय हिंद। मंच पर विराजमान माननीय जज साहब निखिल जी, एडीएम साहब अरविंद जी, मैडम भामू जी, इस संस्था के संरक्षक मिल साहब, अध्यक्ष महोदय, और इस छात्रावास में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से आज मेरे लिए भी ये सौभाग्य का दिन है, क्योंकि मेरा तो यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर भरतपुर से मैं यहाँ आकर इस सेवा में आप लोगों के बीच दे रहा हूँ। और गंगानगर की ये धरती वास्तव में जैसा कहा मैंने उसी रूप में देखा। लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान मुझे रेगुलर जो मिल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के सभी जन को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इसी क्रम में ये जो कैंप रखा गया है, बेसिकली ऐसी मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो न केवल एक शहर में रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्रत्येक किसान, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक दलित, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो समाज में आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है और विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहता है। इस कड़ी में एक विधिक सेवा का जो एक मूल चैप्टर है, मूल जो अध्याय है, इसकी भी एक कहानी है। और अपन यूँ कहें कि कोई भी चीज़ का आविष्कार आवश्यकता की जननी होती है। शायद हिंदुस्तान में इस बात की एक आवश्यकता महसूस की गई, जो निचले तबके का आदमी है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दलित है, यदि वो आर्थिक दृष्टि से किसी न्याय से वंचित हो जाता है, तो ये हम सबके लिए अभिशाप की बात होगी। इस अभिशाप को भारत माता पे, भारत देश पर और हमारी कानूनी जो व्यवस्था है और भारत के संविधान में जिस तरीके के तत्व अभिव्यक्त किए गए हैं, उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। शायद यही सोचा होगा। मैं इस क्रम में विधिक सहायता के एक बिंदु पर विचार करना चाहूँ तो वास्तव में इस मूल जो तत्व है, न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी इसकी बहुत कुछ अभिव्यक्ति सामने निकल के आई है। और इसका जैसा मैंने पढ़ा कि 1851 के आसपास इसका उदय
फ्रांस में हुआ। फ्रांस की हुक्मरानों ने, वहाँ के प्रशासकों ने ये महसूस किया कि यहाँ का हर व्यक्ति रहने वाला न्याय से वंचित न हो, और ये व्यवस्था न केवल फ्रांस में बल्कि ब्रिटेन के चांसलर ने 1944 में भी अपना बिगुल बजाया कि यहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि आर्थिक अभाव के कारण जेल जाता है या अपने हक व अधिकार का प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है तो कोई मतलब नहीं है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का। शायद उसी का एक रूप भारत में सामने आया, और भारत में विधिक सहायता के इस बिंदु का एक बिंदु है। अगर अपन से संविधान के इस पहलू पर विचार करें कि संविधान की प्रस्तावना में ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधानविदों ने लिखा है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई मतलब इस तरीके का ना रहे कि वैसे जो न्याय नहीं मिल पाए। न्याय उसे सामाजिक रूप से मिले, आर्थिक रूप से मिले और राजनीतिक रूप से मिले। इस सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो परिकल्पना की गई है उसे बलवती करने के लिए, उसे और प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जो रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, कि उन्होंने ये महसूस किया कि जो निचला तबका है उसे पता ही नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, तो वो इस महंगी जो अर्थव्यवस्था है इसमें कैसी महंगे इस कानून में कैसे न्याय प्राप्त कर पाएगा। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्थाएं कायम की जाएं, क्यों ना ऐसे कानून लाए जाएं जो इस निचले तबके के व्यक्तियों को, महिलाओं को और बच्चों को संरक्षण मिले। क्योंकि हमारा संविधान प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सामाजिक न्याय की परिकल्पना की अवधारणा करता है। वो कहता है कि राज्य का ये दायित्व है कि प्रत्येक महिला, पुरुष और SC, ST, दलित, कमजोर जो भी है उन सबको मतलब न्याय देगा, उनको प्रोटेक्शन करेगा। अफर्मेटिव रूप में उसको मतलब ध्यान में रखा है। शायद इसी की परिकल्पना में ये था कि देश के अंदर हमारे माननीय न्यायपति महोदय जो विशेष रूप से मानव अधिकारों के संरक्षण रहे हैं, मानव अधिकारों के हिमायती रहे हैं, ऑनरेबल PN भगवती साहब और माननीय अय्यर साहब, VK अय्यर साहब, इन दोनों ही महान मूर्तियों का इस श्रृंखला में बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस योगदान का परिणाम यह रहा कि आज पूरे विश्व में, आज पूरे देश के अंदर एक नई व्यवस्था हुई और एक नया एक्ट पारित हुआ जिसे हम विधिक सहायता अधिनियम 1987 के रूप में मानते हैं, और जिसका इन्फोर्समेंट 1995 में हुआ। ये अपने आप में मील का पत्थर उन कमजोर व्यक्तियों के लिए साबित हुआ जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जो अपना संरक्षण नहीं कर सकते। उनके लिए एक नियम बना दिए कि आपको कहीं अगर सहायता नहीं मिलती है, आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो यहाँ आपको सहायता मिलेगी। आप एक बार मिले तो सही। और उसका परिणाम ये सामने आया कि आज पूरे देश के अंदर करीब जितनी भी कोर्टें हैं, हमारे जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, वो पूरा ही इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और प्रतिवर्ष करीब 4 मतलब अपन राष्ट्रीय लोक अदालत कायम करते हैं, और जिसके अंदर करोड़ों रुपए के लोगों को सहायता उपलब्ध करवाना और कोर्ट में ना जाके राजीनामा के माध्यम से निपटाने का काम इस संस्था के माध्यम किया जाता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस श्रृंखला में चूँकि हमें मानव बनना है और मानवता के जो धर्म है उसे निभाना है, इस मानवता धर्म में निश्चित रूप से जो आने वाली जो पीढ़ी है, आप लोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो इसे अंगीकार करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में जो किसान और गरीब व्यक्ति हैं, उनके बच्चे का जो सपना है, जैसे मैडम ने बोला
कि माँ बाप का एक सपना होता है, वास्तव में उनका एक सपना होता है, और उस सपने को हम और आप लोग मिलकर पूरा करते हैं। आज जो ये पीढ़ी जो दिख रही है, इसका जो सपना है, इसे एक महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में राज्य की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, समाज का एक बल भी उनको है, और यदि ये रिजल्ट अगर सामने आते हैं तो आप लोगों में से कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, जज बनेगा। तो ज़रूरत इस बात की है, हमें सबसे पहले मानव होना है और मानवता की सेवा करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य और कानूनी जो जागरूकता है, इनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, और इस संस्था के माध्यम से जो भी हम लोगों से अपेक्षा हैं, ये आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार है। अगर ग्रामीण परिवेश में कोई वास्तव में जिसको ये ज़रूरत है कि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक कहीं अभाव है, तो आप उनको कह सकते हैं, आप उनको जाके बता सकते हैं कि इस तरीके की संस्था, और हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। आप अगर छोटी सी चिट्ठी भी अगर किसी बिंदु पर लिखोगे, तब भी हम इस बिंदु पर पूरा प्रयास करेंगे। मैं एक चलते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं पहले जैसे ही मैं मजिस्ट्रेट बना, तो ये कैंप ऐसे चल रहा है, ऐसे ये कैंप मैंने लिया। उस कैंप में बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे भी थे। जो आज मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे मैंने वहाँ कहा कि अगर कोई बच्ची या किसी व्यक्ति को कोई परेशान करता है, तो अगर आप एक चिट्ठी लिखेंगे तो उस पर प्रशासन गौर करे या ना करे, लेकिन जुडिशरी जरूर गौर करेगी। उस बच्ची को शायद कुछ बच्चे, मन चले बच्चे परेशान करते थे, और उसने एक चिट्ठी लिखी सीधे। मैं टोडा राइसिंग टॉप में पोस्टेड था, और हमारे कार्यालय में वो चिट्ठी आई। मैंने कहा ठीक है, उस चिट्ठी का अपना कवरिंग लेटर बना के संबंधित एसएचओ को दिया, और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। वो एसएचओ उसकी कंप्लाइंस में संबंधित पाठशाला में गए, विद्यालय में, और वहाँ उस बच्ची से पूछा, 4 बच्चियों से पूछा, पता चला कि हाँ कुछ बच्चे हैं इस तरीके परेशान। उनको पकड़ के लाए और उनका इलाज हुआ। तो कहने का मतलब यह है, कानून में बहुत ताकत है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ना हो, किसी और की प्रॉब्लम हो, निश्चित रूप से सॉल्व होगी, और ये संस्था आपको पूरा सहयोग करने को तैयार है। इस मला छात्रावास के संरक्षक और यहाँ के अध्यक्ष महोदय, आप सबने मेरे को बुलाया, माननीय जज साहब ने, एडीएम साहब ने, सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। थैंक यू। गंगानगर से पधारे हुए माननीय एडीजे साहब, एडीएम साहब, हमारे यहाँ सूतगिरी कोर्ट के दोनों मजिस्ट्रेट महोदय, संस्था के प्रधान दिलीप जी शाह जी, संस्था के उप प्रधान मोहनलाल जी डेलू, संस्था के सचिव माननीय ओम प्रकाश जी, सभी प्यारी बच्चियां और मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं आप महानुभावों को ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो संस्था है, ये संस्था सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। हालांकि इसका संचालन करने वाली जो संस्था है वो सिर्फ जाट संस्था है, लेकिन बच्चियां किसी भी जाति की हों, समाज में कोई पिछड़ी हुई है, कोई गरीब है, तो उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं। ये 2003 में हमने शुरू की थी। उस वक्त हम गांवों में गए, खासकर टिपावल गांव में, तो वहां से कोई बच्चे गांव से पास जाने को तैयार नहीं थे, माँ बाप को भेजने को तैयार नहीं थे। एक गांव हमने देखा बलेर है, उस गांव के स्कूल के देखे हमने कितने क्या है, एडमिशन क्या है, तो आधी से ज्यादा बच्चे थे वहां। तब हमें कुछ हौसला हुआ कि चलो अपने हॉस्टल चला रहे हैं तो कम से कम बच्चे आएंगे तो सही। तो हमने जिम्मेवारी दे के बच्चियों को कि आपके बच्चों को हर तरह से हम ध्यान रखेंगे, ये समझो भी हमारी बच्ची हैं। क्योंकि माँ बाप का ये हमेशा ये रहता भी हमारी बच्ची
सुरक्षित कैसे रहेंगे। घर की अलग बात है, और जो गांव में रहने वाली बच्चे जब शहर में आती है तब माँ बाप को थोड़ी चिंता रहती है। तो हमने हर तरह से ख्याल रखा बच्चों का। हालांकि शुरू में एडमिशन बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का सूरतगढ़ का माहौल भी कुछ ऐसा बन गया, यहाँ एजुकेशन हब भी बन गया, हर एक तरह की ट्रेनिंग होने लगी, उससे हमारे बच्चों की भी संख्या बढ़ती गई। हालांकि आज हर लिहाज से हर समाज में प्रोग्रेस हो रही है, बच्चे भी पढ़ रही हैं। एक जमाने के अंदर गंगानगर के हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब मेरे ख्याल हमारे कॉलेज में सिर्फ 3 या 4 लड़कियां होती थी। मतलब वो भी एक टाइम था। और उस वक्त हमारे एडीजे जज साहब बैठे हैं, उस वक्त जिले के अंदर भी एक सेशन जज होते थे और एक शायद मजिस्ट्रेट होते थे। उस वक्त एडीजे भी नहीं होते थे, सीएम भी नहीं होते थे। टाइम के साथ साथ जैसे क्राइम बढ़ते गए, उसी हिसाब से पुलिस बढ़ती गई, उसी तरह से जुडिशियल बढ़ती गई, उसी हिसाब से आबादी के हिसाब से बच्चियों भी बढ़ती गई, और उन्होंने भी एजुकेशन में खूब ध्यान दिया है। आज समाज के अंदर हर जगह लड़कियां मिल जाएंगी, पुलिस में मिल जाएंगी, जुडिशियल में मिल जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मिल जाएंगी, अब अस्पतालों में मिल जाएंगी, डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर मिल रही है। नहीं तो इंजीनियरिंग लाइन में कोई लड़कियां जाती नहीं थी। हाँ ठीक है, डॉक्टर बनते थे। आजकल लड़की डॉक्टर बनने के लिए उसको कहते हैं ना, अपने मालवा नहीं होने चाहिए। यदि एक डॉक्टर बन के लड़की निकलेगी तो कम से कम उसको 25 साल लग जाएंगे। वो शादी की सोच ही नहीं सकती जब तक उसको डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन वो नहीं कर लेती तब तक। वो याद आजकल जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका ध्येय होता है भी हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, समाज में नाम रोशन करना है, वो बच्चे भी 25 और 27 साल से पहले कुछ सोच भी नहीं सकते। जिन बच्चों ने आईएएस या आरएस बनना है, आईपीएस या आईपीएस में जाना है, या और हायर जुडिशियल सर्विस में जाना है, वो 25 से लेकर 30 साल तक के उनको टाइम लग जाता है। और वही लोग आगे चल के समाज में काम करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं। आज यहां मेरे ख्याल से कम से कम तो 10,000 से ऊपर बच्चे और बच्चियां एजुकेशन ले रहे हैं। ये कभी सूरतगढ़ में किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन इसीलिए आज बच्चों को भी अपने अधिकार बताने के लिए जो हमारे जज साहब आए हैं, ये जरूरी होगी कि आपके अधिकार समाज के अंदर सुरक्षित है। हालांकि आपके माँ बाप जितने चिंतित होते हैं, उतने समाज और कानून भी आपके लिए चिंतित है। आपकी कहीं भी कोई परेशानी होती है, आजकल हालांकि बच्चे और बच्चे पढ़े हैं, ये जो आजकल जो देश के मुकदमे चल रहे हैं, आजकल जो डाइवोर्स के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, ये तो टोटल परसेंटेज देख सकते कुछ भी नहीं है। मतलब टोटल परसेंटेज जब बच्चों को देखते हैं एजुकेशन का, ये बहुत कम है। ये इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है समाज को। बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे समाज की एक आधे से ज्यादा इसी बच्चियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा प्रोत्साहन करना पड़ता है। और जो बच्चे समाज के अंदर जो ठान लेती हैं, कुछ उनकी बुद्धि ठीक होती है, वो कुछ न कुछ बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज हमारे अधिकारी अफसर लोग आए हैं, इन्होंने यहाँ तकलीफ की है, आपको थोड़ी कानूनी जानकारी दी है, आपका भविष्य के लिए बतलाया है, आपका क्या करना चाहिए ये भी आपको बतलाया है। हमारे जाखड़ साहब हैं, इन्होंने किस तरह से आरएस की, इसके बारे में भी आपको बतलाया है। लेकिन फिर भी आपको अपने आप नहीं सोचना है। आपको बच्ची हैं, लेकिन छोटी बच्ची नहीं है। आप समझते हैं अपना भला बुरा, अपने बाप बाप का नाम समझ सकती, रोशन कर सकती हैं, समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। इसी के साथ मैं तो आज हमारे जो अधिकारी आए हैं, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भी इन्होंने आज तकलीफ की, और ये बात हमारे जो समाज की बच्ची पढ़ रही है, इनको आप लोगों ने शिक्षा दी है, और इनकी जो कई बातों पर आप मनन करें, उसी के हिसाब से आगे चले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एडीजे साहब श्री
गजेंद्र सिंह जी तेनगुरिया साहब,